हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है कंटिन्यू। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। इवन ये इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस, जीआईसी, यूजीसी नेट और यूपी सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए भी। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं कगार, कटक, भृगु या फिर महाखड्ड। तो किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? इसको बेसिकली बोला जाता है कगार, सॉरी, इसको महाखड्ड के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। और ये गहरी एवं संकीर्ण घाटियाँ होती हैं, जबकि नदी के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? कगार कहते हैं। इसको बोलते हैं महाखड्ड, और नदी के जो किनारे वाले भाग होते हैं उसको कगार कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? चापाकार, पंजाकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार। तो नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नील नदी गंगा की भांति चापाकार, यानी कि जिस तरह गंगा चापाकार डेल्टा बनती है उसी तरह से ये नील नदी भी बनाती है चापाकार डेल्टा। यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो सूर्यास्त एवं इससे परावर्तित मात्रा का अनुपात एल्बिडो क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये एल्बिडो जो है बढ़ जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है प्रदूषण स्तर पर निर्धारण के लिए, जैव विविधता के स्तर के निर्धारण के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए या फिर डी टार्नेडो के परिणाम के निर्धारण के लिए। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग कब किया जाता है? यह किया जाता है पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक छिछला सागर है? बाल्टिक, काला, पीत या फिर उत्तर। तो इसमें से जो कौन सा समुद्र है जो छिछला सागर भी है? बाल्टिक, काला, पीत या फिर उत्तर। तो यह कौन सा है? यह है बाल्टिक सागर। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसकी औसत गहराई कितनी है? 55 मीटर है। बात करें बाल्टिक, अब बात करें पीत की। इसकी जो औसत गहराई है 180 मीटर है। और उत्तरी सागर की जो औसत गहराई है वह 661 मीटर है। और फिर एक बचा है काला सागर, इसकी जो गहराई है 1100 मीटर है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे तरल माध्यम में से यात्रा कर सकती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, आर तरंगे या फिर एल तरंगे। तो कौन सी भूकंपी तरंगे तरल माध्यम में यात्रा कर सकती हैं? वह तरंगे हैं पी तरंगे। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? भूमंडलीय पवन, भूविक्षेपी पवन, आकस्मिक पवन या फिर वलात पवन। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला जो पवन निक्षेप या फिर विचलन है इसको बोला जाता है भूविक्षेपी पवन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, राजस्थान के थार मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में या फिर पूर्वी तटीय मैदानों में। तो कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है इटली में, ग्रीनलैंड में, मध्य अफ्रीका में या फिर ब्राज़ील में। तो यह कहाँ प्रवाहित होती है? यह प्रवाहित होती है मध्य अफ्रीका के सहारा से उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं अति शुष्क वायु है, जो कि मध्य अफ्रीका में बहती है। यह तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है। इस वायु को डॉक्टर वायु या फिर डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। इसलिए इस हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समान समय अंतर या एक साथ घटित होने वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोक्रोन,
आइसोटेक, आइसोडोपेन या फिर आइसोफोन, सॉरी इसको बोला जाता है आइसोक्रोन। ये ऑप्शन सही है। दो वसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का। तो दो विषुवों के बीच लगभग 365 दिन अर्थात एक वर्ष का अंतर होता है और एक वर्ष का समय लगता है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। और यह 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वह भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा में चमकता है। और 21 मार्च की विषु को बसंत विषु कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं? इसको बसंत विषु। और जो 23 सितंबर होता है उसको क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण डायोस्ट्राफिज्म से नहीं हुआ है? मोड़, दरार, घाटी या फिर उत्थान। यह क्या है? यह है सी, घाटी का निर्माण डायोस्ट्राफिज्म से नहीं हुआ है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों की वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? सह्याद्री, गंगा डेल्टा, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख क्षेत्र। यह क्या है? यह है 1 तथा 3, 2 और 4, 1 और 2 या फिर 3 और 4। तो यह क्या है? यह 1 और 2 है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सॉरी। मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? स्लेट, कांग्लोमेरेट, बेसाल्ट या फिर लाइमस्टोन। तो यह बेसाल्ट कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और नीचे दिए गए उत्तर से कूट से उसको मैच करना है। एक तरफ दिया आकृति और एक तरफ दिया है कारक। आइए देख लेते हैं। यारडांग क्या है? यारडांग एक वायु है, एस्चुअरी नदी बनाती है, यानी यारडांग वायु द्वारा निर्मित होता है और एस्चुअरी नदी बनाती है। लटकती घाटी कौन बनाता है? इसका निर्माण होता है हिमानी के द्वारा। ये क्वेश्चन कुछ मिसमैच हो गया है, तो ये सभी के सभी क्या सेम है। यारडांग वायु, एस्चुअरी नदी और लटकती घाटी हिमानी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है? बुर्जिल, बारामूला, जोजिला या फिर सिपकिला। तो लघु हिमालय में जो स्थित दर्रा है वह कौन सा है? बारामाला है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बारामाला कहाँ पे है? लघु हिमालय में है। बुर्जिल व जोजिला कहाँ पे है? ये पंजाब हिमालय में है। बुर्जिल प्लस जोजिला ये कहाँ पे है? पंजाब हिमालय में है। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश यानी कि बृहद हिमालय में है। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित स्थलीय पवनों में कौन आल्प्स घाटी में प्रभावित होती है? फान, चिनूक, सिराको या फिर खमसिन। तो कौन सी आल्प्स घाटी में प्रभावित होती है? बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो यह कौन है? यह फान है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? काफ़ी चर्चित क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो यह कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश ना होकर के गुजरात रहता तो गुजरात सबसे बड़ा होता। यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर, जस्ता या फिर जिप्सम। इसमें धात्विक खनिज पूछा गया है, तो जस्ता क्या है? जस्ता एक धात्विक खनिज है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिग्नाइट या फिर सीडेराइट। तो लिग्नाइट क्या है? यह जो है लोहे का अयस्क नहीं है, बल्कि यह एक कोयले का एक प्रकार है। और लोहे के जो अयस्क हैं वह बेसिकली यह हैं मैग्नेटाइट, हीमेटाइट यानी कि मैग्नेटाइट है, हीमेटाइट है, सीडेराइट है और लिमोनाइट और गोइथाइट है। लेकिन लिग्नाइट क्या है? यह कोयले का एक प्रकार है। सी ऑप्शन इस तरह से करेक्ट है। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? 1 मई, 15 मई, 30 मई या फिर 1 जून। तो क्या है? यह 1 जून है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? तापमान, बादल, वर्षा या फिर पवन। तो तापमान को आप दैनिक मौसम मानचित्र पर नहीं दिखा सकते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर से मैच करना है, आइए देखते हैं।
एब्रो घाटी, एब्रो घाटी कहाँ पे है? यह स्पेन में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया में है। पो घाटी, यह इटली में है। और एटलस पर्वत, यह अफ्रीका में है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ए का 2 ऑप्शन नंबर डी बी में दिया गया है और बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतल पवन है? जोंडा, पैम्पेरो, सांताना या फिर यामू? कौन है? यह पैम्पेरो क्या है? एक शीतल पवन है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाजरे की फसल के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? 70 से 92 सेमी, 40 से 62 सेमी, 50 से 72 सेमी या फिर 60 से 82 सेंटीमीटर? तो यह सी है, 50 से 72 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? रूप नहीं है पूछा गया है। संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट या फिर बेसाल्ट? तो यह है बेसाल्ट। डी ऑप्शन सही है। प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है? परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति, माल प्रवाह आवृत्ति और नदी बेसिन, भौतिक विशेषताएं और जनसंख्या अभिलक्षण, कृषि से संबंधित गहनता और वर्षा पद्धति? तो यह क्या है? यह है ए परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति। ए ऑप्शन करेक्ट है। यूरोप महाद्वीप की सबसे प्रमुख समस्या निम्नलिखित में से किन में से कौन सी है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर या फिर उच्च उत्पादकता? समस्या सबसे बड़ी क्या है? यह है निम्न जन्म दर। बी ऑप्शन सही है। प्रमुख मध्य सागर चोटियों में से एक में मतलब क्या पाया जाता है? मध्य प्रशांत महासागर में, मध्य अटलांटिक महासागर में, मध्य भारतीय महासागर में या फिर मध्य आर्कटिक महासागर में? क्या है? यह बी है, मध्य अटलांटिक महासागर में। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपर्दन में गहरी नालियाँ बनती हैं, चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है, या फिर डी ज्वालामुखी क्रिया में बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परत अपर्दन में गहरी नालियाँ बनती है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सेल रवेदार होती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह है आग्नेय सेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।